हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है, क्या होता है जीएवी, क्या होता है स्पेशल केसेस के अंदर, ये सारे मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स में देख लिया होगा। चलिए आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक के साथ आते हैं जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर्ड है, दैट इज डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर के अंदर ये 5 केसेस है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। डीम्ड ओनर क्यों पढ़ रहे हैं, पहला चीज तो इसके लिए पहले सेक्शन 22 को एक बार रिकॉल करते हैं जिसमें डीम्ड ओनर का क्या जरूरत है, ये चीज हम लोग देखते हैं। सेक्शन 22 क्या बोलते हैं। सेक्शन पहला कंडीशन, देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, मतलब एक घर होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी हु इज ओनर और डीम्ड ओनर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डीम्ड ओनर के केसेस क्या क्या आते हैं, डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है। एक ब्रीफ में आपको बस बता दो कि डीम्ड ओनर मतलब इनकम टैक्स ने इसे मान लिया है कि ये ओनर है, भले ही ऑन पेपर ये ओनर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनकम टैक्स इसी से टैक्स रिसीव करेगा। चलिए अगला कंडीशन, इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू। और लास्ट, ओनर शुड नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, द प्रॉफिट ऑफ विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो ये 4 कंडीशन है जो कि सेक्शन 22 में हमने देखा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डीम्ड ओनर के केस नंबर 1 को डील करेंगे। एक पर्सन है, उसने क्या किया है, एक हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है। और ट्रांसफर किसको किया है, अपने स्पाउस को किया है या फिर माइनर चाइल्ड को किया है। तो अब अगर हम ओनरशिप की बात करेंगे तो वाइफ या फिर स्पाउस बोल सकते हैं, स्पाउस या माइनर चाइल्ड ही इस प्रॉपर्टी का ओनर हो गया। तो ऑन पेपर ओनरशिप जो है वो वाइफ मतलब स्पाउस या फिर माइनर चाइल्ड के पास है। लेकिन इनकम टैक्स ने यहां पर क्या देखा कि ये जो ट्रांसफर हुआ था ये हुआ था विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब यहां पर केवल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात है, इसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। तो भले ही ऑन पेपर जो है वो स्पाउस या फिर माइनर चाइल्ड ओनर बने हैं, लेकिन इनकम टैक्स डीम्ड ओनर किसे मानेगा, उस पर्सन को मानेगा जिसने ट्रांसफर किया था विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, एंड accordingly tax liability is still on that person। चलिए इसका कुछ एक्सेप्शन है वो देखते हैं। क्या एक्सेप्शन है, एक पर्सन है, उसने ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। अभी तक तो ऊपर के ही जैसा था, ये किसको ट्रांसफर किया जा रहा है, वाइफ को मतलब स्पाउस को ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक देखने वाली बात है, ये ट्रांसफर जो हो रहा है ये हो रहा है अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों में डिवोर्स हो गया, और दोनों में डिवोर्स होने के बाद जो पर्सन था उसे अपने स्पाउस को कुछ मुआवजा देना था, कंपनसेशन देना था। तो उसने क्या किया, पैसे नहीं दे करके उसे घर दे दिया और बदले में कोई रुपए नहीं लिए। मतलब विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन ये हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। किसे ट्रांसफर हो रही है, स्पाउस को ट्रांसफर हो रही है। और क्यों ट्रांसफर हो रही है, अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के केस में ट्रांसफर हो रही है। तो ये एक एक्सेप्शन है जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। देखते हैं हम लोग, इसमें एक और पार्ट आएगा जिसमें ट्रांसफर जो हो रहा है वो मैरिड माइनर डॉटर को हो रहा है। ऑल्दो अब ये वैलिड लॉफुल नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्स है। तो हमने देखा कि वो पर्सन उसने अपने मैरिड माइनर डॉटर को एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। तो यहाँ पर ओनरशिप किसके पास आ जाएगा, वो स्पाउस या फिर मैरिड माइनर डॉटर के पास आ जाएगा। और इस हाउस प्रॉपर्टी से होने वाला इनकम का लाइबिलिटी भी वो स्पाउस या फिर वो मैरिड माइनर डॉटर के ऊपर जाने वाला है। तो हमने इस केस में देखा डीम्ड ओनर में, जिसमें सबसे पहले हमने देखा एक पर्सन ने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है अपने स्पाउस को या फिर अपने माइनर चाइल्ड को, और ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन हो रहा है। तो ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड्स वाइफ या फिर वो जो माइनर चाइल्ड है वो ओनर है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स द पर्सन हु हैड ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन स्टिल रिमेन्स एज डीम्ड owner and tax liability will still be on that concerned person। इसका कुछ एक्सेप्शन हमने देखा, जिसमें एक पर्सन ने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। किसे ट्रांसफर किया है, अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया है अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। लेकिन मतलब ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये क्यों हो रहा है, बिकॉज एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हुआ है। या फिर ये जो ट्रांसफर वो पर्सन किसे कर रहा है, मैरिड माइनर डॉटर को कर रहा है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जो टैक्स लाइबिलिटी एंड ओनरशिप दोनों ही चीज जो है वो स्पाउस या फिर मैरिड माइनर डॉटर के ऊपर चल जाती है। मतलब वो पर्सन के ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी का यहाँ पर बात नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 क्या है देखते हैं। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट में एक एक चीज का मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे समझ में आए। एक किंग था, बोले तो एक राजा था, उसके 3 बेटे थे और उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, और इस प्रॉपर्टी के साथ अटैच था एक टेम्पल, मतलब एक मंदिर जुड़ा हुआ था इस प्रॉपर्टी के साथ।
क्या हुआ आगे? जब राजा ने अपने प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी करने की बात की तो उसने क्या किया, उसने अपने तीनों बेटों को एक एक प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन ये जो टेम्पल था ये अभी भी इम्पार्टिएबल स्टेट हुआ, मतलब इसका पार्टीशन नहीं होने पाया। अब बात उठता है कि सर टेम्पल में होने वाला इनकम पर टैक्स कौन देगा, राजा के बाद कौन सा बेटा देगा, सन 1 सन 2 या सन 3 कौन देगा, इस पर एक सवाल उठा। तो इम्पार्टिएबल स्टेट में यहाँ पर लॉजिकल क्या होता है कि एल्डर सन इज नॉट द बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि एल्डर सन को बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ओनर मानना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज ही इज द ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ द यंगर ब्रदर। वो ओनर नहीं हुआ इस मंदिर का, लेकिन वो इस मंदिर का एज अ ट्रस्टी हम बोल सकते हैं। इनकम टैक्स ने अपनी ये बात बोली कि ऑल्दो ही इज नॉट द ओनर, लेकिन वो एक ट्रस्टी बन गया है ऑन बिहाफ ऑफ द यंगर ब्रदर। हेंस जो सबसे बड़ा बेटा है, मतलब एल्डर सन विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर एंड टैक्स लायबिलिटी विल बी ऑन द एल्डर सन। तो हमने ये केस देखा जहां पर इम्पार्टिएबल स्टेट में हमने देखा जिसका विभाजन नहीं हुआ, जो बंटवारे में नहीं आया, जो कॉमन रह गया, जिसको सब, मतलब चाहे वो तीनों बेटा या उनके परिवार वाले उस प्रॉपर्टी, मतलब उस मंदिर को यूज कर रहे हैं, बट इस मंदिर पर जो इनकम आएगा वो इनकम जो है वो एल्डर सन से लिया जाएगा, उस इनकम पर टैक्स जो है वो एल्डर सन से लिया जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स ने जो एल्डर सन है उसे डीम्ड ओनर मान लिया है। चलिए आगे चलते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 क्या बोलता है? प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी। मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास एक बिल्डिंग है या फिर कंपनी या एओपी के पास एक बिल्डिंग है, और उसने क्या, आगे देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो जो कोऑपरेटिव या हाउसिंग सोसाइटी है उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, उसने एक प्रॉपर्टी को क्या किया, अलॉट कर दिया टू अ मेंबर, जो कि इस केस में मिस्टर ए है। तो मिस्टर ए को ये प्रॉपर्टी अलॉट कर दी गई, याद रहे बेचा नहीं गया है, अलॉट किया गया है, यूज करने के लिए दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अगर मिस्टर, अब इस प्रॉपर्टी पर अगर इनकम आएगा तो एज पर लॉ ओनर कौन था? ओनर था वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स ने क्या बोला? इनकम टैक्स ने बोला कि जिस मेंबर को ये प्रॉपर्टी दी गई है, अलॉट किया गया है, ही विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर एंड deemed owner of the property allotted to him, that is tax liability will fall on the member। तो हमने ये देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, एओपी के पास जो प्रॉपर्टीज होती है जो वो अपने मेंबर को अलॉट करते हैं, और कल को अगर उस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम होती है तो उसका टैक्स लायबिलिटी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी या एओपी के ऊपर नहीं जाएगा, रादर इसका डीम्ड ओनर किसे मान लिया जाएगा? उस मेंबर को जिसे ये प्रॉपर्टी अलॉट की गई है, एंड अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी किससे ली जाएगी? उस मेंबर से ली जाएगी, जो कि इस केस में मिस्टर ए था। तो चलिए आगे चलते हैं केस नंबर 4 पर, डीम्ड ओनर के। तो यहां पर इस केस को स्टार्ट करने के पहले एक हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से एक लाइन उठाते हैं और समझते हो क्या बोलता है। ओनरशिप ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब यह है कि ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ओनली वंस द रजिस्ट्रेशन इज बीन डन। चलिए, आपको अगर ये समझ में आया तो इस केस को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये केस क्या बोलता है? पर्सन हु हैज अक्वायर्ड द प्रॉपर्टी अंडर पावर ऑफ अटर्नी ट्रांजैक्शन। पावर ऑफ अटर्नी ट्रांजैक्शन के तहत अगर किसी ने प्रॉपर्टी अक्वायर की है तो क्या होगा, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है अंडर अ पावर ऑफ अटर्नी ट्रांजैक्शन। अंडर पावर ऑफ अटर्नी ट्रांजैक्शन मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, सैटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53A के सारे कंडीशन फुलफिल हुए हैं। क्या क्या कंडीशंस थे, एक बार इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन, एग्रीमेंट जो है वो इन राइटिंग हो रहा है बिटवीन परचेजर एंड सेलर। मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो इन राइटिंग हो रहा है। दूसरा जो कंडीशन था, परचेजर इज हैड पेड और इज रेडी टू पे कंसिडरेशन। जो परचेजर है, इस केस में मिस्टर बी, उसने या तो कंसिडरेशन दे दिया है या वो तैयार है कंसिडरेशन देने के लिए। और लास्ट, परचेजर हैज टेकन पोजेशन ऑन द प्रॉपर्टी। मतलब कि प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया जा चुका है, किसके द्वारा? मिस्टर बी के द्वारा। याद रहे तो 3 कंडीशन क्या था। सबसे पहला कंडीशन, एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो इन राइटिंग में होना चाहिए बिटवीन परचेजर एंड सेलर। जो दूसरा कंडीशन था वो ये था कि परचेजर हैड पेड और इज रेडी टू पे कंसिडरेशन। और थर्ड कंडीशन, जो परचेजर है मिस्टर बी है, उसने प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया है। याद रहे अभी तक रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज नहीं हुआ है।
तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि ऑल्दो द प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड, मतलब कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है येट इन द नेम, इसका मतलब दैट मीन्स ही इज नॉट अ रजिस्टर्ड ओनर, मतलब मिस्टर बी यहां पर रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, बट एज पर टैक्स ही विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर, और उसके ऊपर लाइबिलिटी आने वाली है टैक्स की। तो अगर सेक्शन 53A का तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो डीम्ड ओनर किसे मान लिया जाएगा, मिस्टर बी को, ऑल्दो वो अभी तक रजिस्टर्ड ओनर नहीं है। ऑन पेपर अभी भी मिस्टर ए ही ओनर है, लेकिन अगर 53A के सारे कंडीशन फुलफिल कर दिए गए तो मिस्टर बी को ओनर, डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली ही विल बी लायबल टू पे द टैक्स। तो ये हमने देखा केस नंबर 4। लास्ट केस के बारे में आज चलते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या बोलता है, पर्सन हैज अक्वायर्ड अ राइट ऑफ अ बिल्डिंग अंडर सेक्शन 269UA सबसेक्शन F। एक पर्सन है, उसने एक बिल्डिंग के अंदर एक राइट एक्वायर किया है अंडर सेक्शन 269UAF। क्या बोलता है ये सेक्शन, देखते हैं। सबसे पहला, एक लेसर है, उसने प्रॉपर्टी को लीज किया है एक लेसी को। फिर क्या हुआ कि जो लीज टर्म था या फिर इस लीज टर्म के अंदर एक एक्सटेंशन क्लॉज था, ये एक्सटेंशन क्लॉज और लीज टर्म दोनों क्या बोलता है कि ये जो लीज टर्म था या फिर जो एक्सटेंशन क्लॉज था इस लीज टर्म के अंदर, ये फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर और मोर का था। मतलब कि अगर 12 साल से ज्यादा का लीज दे दिया गया है लेसर के द्वारा लेसी को, तो क्या होगा, जो लेसी है उसे डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा और इस पर जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो सारे कुछ लेसी के ऊपर चल जाएगी। वापस से एक बार देखते हैं, एक लेसर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है लेसी को। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी उसके लीज टर्म के अंदर या तो स्टार्टिंग से ही 12 साल से ज्यादा का क्लॉज, 12 साल से ज्यादा का पीरियड डिफाइंड है, या फिर उस लीज टर्म के अंदर एक्सटेंशन क्लॉज के थ्रू जो लीज पीरियड है वो 12 साल से ज्यादा का दिख रहा है। तो यहां पर जो ओनर, ऑल्दो लेसर इज द ओनर, लेकिन यहां पर लेसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा एज पर इनकम टैक्स, एंड अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी जो है वो लेसी से ली जाएगी। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है ये देखते हैं। एक्सेप्शन के अंदर अगर लीज रिन्यूअल है, मतलब कि लीज को रिन्यू किया जा रहा है मंथ ऑन मंथ बेसिस, हर महीने के एंड पर लीज का रिन्यूअल का क्लॉज है, या फिर जो लीज रिन्यूअल है वो फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब कि 12 महीने से पहले आपको लीज रिन्यू कराना है। अगर ये दो में से किसी भी आप केस में फॉल कर जाते हो तो ओनरशिप अभी भी किसके पास रहेगी, लेसर के पास रहेगी, मतलब कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो अभी भी लेसर के पास ही रहने वाली है। वापस से सारा ये वाला केस को वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। क्या हुआ, पर्सन हैज अक्वायर्ड अ राइट इन अ बिल्डिंग अंडर सेक्शन 269UAF। यहां पर क्या हो रहा है, लेसर ने लेसी को प्रॉपर्टी लीज पर दी है। जो लीज का टर्म था वो 12 साल से ज्यादा का था स्टार्टिंग से ही, या फिर उस लीज के टर्म में एक एक्सटेंशन क्लॉज था जो कि उस लीज प्रॉपर्टी को 12 साल से ज्यादा के लिए कर दे रहा है लीज पर। तो अब यहां पर क्या हो गया कि ऑल्दो ऑन पेपर ओनर कौन था, लेसर, लेकिन लेसी को डीम्ड ओनर मान लिया गया इनकम टैक्स के द्वारा, एंड अकॉर्डिंगली जो टैक्स लायबिलिटी थी वो लेसी के ऊपर चल गई। इसका कुछ एक्सेप्शन हमने देखा कि अगर लीज रिन्यूअल मंथ ऑन मंथ बेसिस है, या फिर लीज रिन्यूअल जो है वो फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर है, मतलब 12 महीने के पहले ही आपको 11 महीने में ही आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो ये दो केस अगर आप आ रहे हो तो आपका ओनर अभी भी कौन रह गया है, ओनर अभी भी लेसर रह गया है। तो हमने इस वीडियो में ये 5 केसेस के बारे में देखा जिसमें डीम्ड ओनर के साथ हमने डील किया। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के थ्रू डीम्ड ओनर का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। Till then, stay safe, stay happy and enjoy your studies. Thank you.